सब्सक्राइब करें वाइटल बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट क्लास मिल सके। जय गुरु जी। अपने जीवन को सदा अच्छाई की तरफ ले जाते हुए, सकारात्मक विचार को बढ़ाते हुए, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते हुए सदा प्रयासरत रहो। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। क्लास के समय एकाग्रचित ध्यान मग्न हो के अंत तक देखें, सुने और समझे और सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी, जय गुरु जी। उम्मीद करते अच्छे होंगे, मन से पढ़ाई लिखें। जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी, जय गुरु जी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखा घर पर मन से करते होंगे और करते रहिएगा, ये जरूरी होता। ये लॉकडाउन फिर दोबारा जिंदगी में तो नहीं आना चाहिए, लेकिन ये कुछ सबक दे के आप लोग को, हर एक इंसान को सबक दे के जा रहा है लॉकडाउन। अपने काम को कितना निपुणता से, कितना अच्छे ढंग से, कितना ज्यादा करें, ये सिखा दिया। इसीलिए टाइम पास मत करिएगा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से फार्मर सबके लिए, और फार्मर के अगर बच्चे आप लोग हैं तो आप लोग के लिए। अब जो नहीं है फार्मर और फार्मर के बच्चे या उससे रिलेटिव जो भी कोई, तो ये चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन नीट के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। एजी का कल या आज समथिंग में आईसीआर का जो स्टूडेंट फॉर्म भरा होगा, लास्ट डेट भी था सर, हो भी गया सर, तो उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट पर रिप्रेजेंट करता, बता चुके थे आप लोगों की धरती पर जितने भी सजीव है, सभी सजीवों को बेसिक जो नीड होता है लगभग केमिकल के रूप में, वो लगभग बराबर होता है, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे हम लोग। उसमें ऑर्गेनिक भी आते हैं, इनऑर्गेनिक भी आते हैं। तो इस चैप्टर में आप लोग ऑर्गेनिक नहीं पढ़े, इस चैप्टर में आप लोग सुनिएगा, इस चैप्टर में ऑर्गेनिक नहीं पढ़े, इस चैप्टर में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पढ़े। और बताए थे कि इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि दिस चैप्टर फोकस मेनली ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स, वेयर इन यू विल स्टडी द मेथड टू आइडेंटिफाई elements essential to growth and development of plants and the criteria for establishing the essentiality. We will also study the role of essential elements, their measure if deficiency symptoms and mechanism of absorption of these essential elements. This chapter also introduce you briefly to the significance and the mechanism of biological nitrogen fixation. लास्ट में ये चैप्टर ऑल्सो इंट्रोड्यूस करेगा, आप लोगों को बताएगा क्या महत्व है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का, उसका क्या महत्व है और कैसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, वो क्यों। तो कोई भी पेड़ में नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है, नाइट्रोजन के बगैर कोई भी पेड़ सर्वाइव नहीं कर सकता, कांट सर्वाइव। इसीलिए कोई भी पेड़ में नाइट्रोजन की आवश्यकता होता ही है और ज्यादा से ज्यादा होता है नाइट्रोजन। तो इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया सब होते हैं, वो कैसे कैसे वो बताएंगे सर। अब चलिए, ये चैप्टर डिवोटेड है, दिस चैप्टर डिवोटेड ऑन जूलियस वॉन सच इन 1860। जूलियस वॉन सच 1860 devoted this chapter, devoted now. Time to understand.
He was a prominent German botanist, demonstrated for the first time that plant could be grown to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil. This technique of growing a plant in a nutrient solution is known as hydroponics. बता चुके थे. There are about 118 elements, in which 60 elements need to different plants. In the 60 elements, in which 21 elements essential, and all essential elements divided into two categories: macromolecules and micromolecules. Macromolecules, macro, when any molecules size represent 10 millimole more than or excess 10 millimole per kg of dry weight, that is called macromolecule, and below 10 millimole in per kg dry weight is called micromolecule. And macromolecule includes carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium, and magnesium, in which carbon, hydrogen, and oxygen plants obtained from CO2 and H2O. Remainings are nitrogen, मेजर में मैक्रोमोलिक्यूल्स में नाइट्रोजन, phosphorus, sulfur, potassium, calcium, and magnesium. Due to these elements, you are already studied in back class. And micromolecules include iron, manganese, copper, molybdenum, zinc, boron, chromium, nickel, and also sodium, silicon, cobalt, selenium, and all elements, that is essential elements of plants, divided into 4 groups according to function. In one group include those elements which are the essential for the plant's growth, development, that means formation, structure, and maintenance of cells, in which include carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. And second groups includes energy related elements such as magnesium in chlorophyll, phosphorus in ATP. And third group include enzymes forming elements such as zinc, magnesium. And later fourth groups include those elements which enhance to osmosis, transpiration pool, maintenance of osmotic pressure, opening and closing of stomata, in which you include mainly potassium. इस आप लोग पढ़ चुके हो. These all matters already known, जान चुके हो. उसके बाद है कि role of macro and macronutrients. Role of macro and macronutrients, in which nitrogen is the essential nutrients elements required by all plants in greatest amount. Nitrogen, essential nutrients element required by all plants in greatest amount. Nitrogen required by all plants, particularly mesomatic tissue, metabolic activity of cell, formation,
of protein, nucleic acid, vitamins, hormones. Nitrogen is required for the merismatic tissue activity, metabolic activity of cells, formation of proteins, nucleic acid, vitamins, hormones. Phosphorus is constitute of cell membrane, certain proteins, all nucleic acid, that means DNA, RNAs, and formation of ATP, that means phosphorylation. Potassium. Potassium is also required for plants for the merismatic tissue, formation of buds, leaves, root tips, formation of buds, leaves, root tips in plants. That means the cell differentiation. Potassium helps to maintain cation and anion balance in the cell. Involved in protein synthesis. Potassium also play important role in opening and closing of stomata. That is the help in the transpiration process. Potassium also activate of enzymes and in maintenance of the rigidity of cells. That is the potassium functions. And calcium, next macromolecules, the calcium. Calcium is required by merismatic tissue and differentiating tissue. That means formation of xylem, phloem, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, formation of buds, leaves, flower, fruits, seeds, etc. etc. During cell divisions, calcium is required during cell division for the synthesis of spindle fibers. Calcium required in plants during cell division for the synthesis of spindle fibers. This is the important functions of calcium. Calcium accumulate in older leaves. Calcium also regulate functions of cell membranes. Calcium also regulate functions of cell membrane. Try to understand, बच्चे लोग, what I am saying. Calcium also required for the functioning of cell membrane. It also activates certain enzymes and play important role in regulate metabolic activities of cell. Play important role in regulating metabolic activity of cell. That is the function of calcium. So the calcium play important role in plants for the merismatic tissue, differentiation of cell, formation of spindle fibers, spindle fibers, functioning of cell membranes, accumulation of older parts of plants, activate of enzymes, and regulate metabolic activities. And next, magnesium. Magnesium activate enzymes, magnesium activate those enzymes. That enzymes play important role in respiration photosynthesis. And also magnesium and also involves in synthesis of DNA and RNA formation. Try to understand. Repeat. Magnesium also play very most important role in the formation of DNA and RNA. Magnesium is a constituent of the ring structure of chlorophyll. Magnesium is constituent of a ring structure of chlorophyll. And also help to maintain ribosome structure. The both subunits of ribosomes join to each other by magnesium. And next to sulfur. Sulfur also activate enzymes, especially those enzymes which play important role in respiration, and also
sulfur found in two types of amino acid. One amino acid is cysteine and other is methionine. Amino acid is the molecule of protein already known about this. Cysteine and methionine contain sulfur, and sulfur also play important role in constitute of several coenzymes, vitamins, coenzyme A, vitamins, thymine, biotin, pyridoxine. These all are the coenzymes. This is the function of sulfur and micromolecule. Iron. In a micromolecules, the maximum amounts absorbed by plants, iron. Larger amount in comparison to other macromolecules required by plants is iron. It is important constituent of protein involving the transfer of electron transport chain, like the pyridoxine, cytochrome. Iron also activate catalyzed enzyme. Iron also play important role in the formation of chlorophyll. Iron also play important role in formation of chlorophyll. This is the function of iron. Next, magnesium. Magnesium, not magnesium, magnesium. Magnesium also activate enzymes involving photosynthesis, respiration, nitrogen metabolism. Magnesium functions is the activate enzymes involving respiration, photosynthesis, nitrogen metabolism. Magnesium also splitting of water. Splitting of water, that means hydrolysis, during the time of photosynthesis, due to liberate or evaluate or release oxygen. This is the function of magnesium. Zinc. Zinc is also activator of enzymes. And also zinc help in the synthesis of hormone. Zinc help in the synthesis of hormone. That hormone is auxin. Next minerals is the copper. Copper is also activator of enzymes. Redox reaction, reverse reaction. Next, boron. Boron maintain the functions of membrane, cell membrane, and also pollen germination. Pollen germination. When pollen grain placed on a stigma, then that pollen grain, suitable pollen grain, compatible pollen grain, germinate on a stigma. That process is germination of pollen grain, and that pollen grain germinate with the help of with the help of boron. Boron also help in the cell elongation. Boron also help in the cell elongation, and also cell differentiation. And also boron help in the carbohydrate translocation. Carbohydrate translocation functions performed by boron. Next mineral is the molybdenum. Molybdenum is also activator or component of several enzymes. The enzymes including nitrogenase, nitrate reductase. Both enzymes participate in nitrogen metabolism. Nitrogenase, nitrate reductase, nitrogenase, nitrogen reductase. Remember that. Nitrogenase, nitroreductase. Both enzymes play important role in nitrogen metabolism. And next mineral elements is the chlorine. Chlorine maintain cation anion balance in the cell along with potassium, and also help in the splitting of water. That means help in the photolysis process along with manganese. Manganese also help in the photolysis process of water during the time of photosynthesis due to
oxygen evolved or released from the plants during the time of photosynthesis. Magnesium and chlorine also essential for water splitting reaction in photosynthesis. Magnesium release oxygen, but chlorine essential for water splitting reaction during the photosynthesis. And that reaction leads to oxygen evolution, that means release of oxygen during the time of photosynthesis. बच्चों इतना तक हम लोग कल तक जान चुके थे. These all topics already known in back class. And today's topic is deficiency symptoms of essential elements. Deficiency symptoms of essential elements. Today's class is the deficiency symptoms of essential elements. So now try to understand. बच्चे लोग जानेंगे अब हम लोग आज क्लास का टॉपिक deficiency symptoms of essential elements. Firstly, you should understand about critical concentration. Critical concentration. Try to understand, बच्चों, critical concentration. What is critical concentration? The concentration of essential element below which plant growth is retarded. क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहा जाता है कि वो एसेंशियल एलिमेंट्स जिसकी कमी होने से प्लांट का ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगा. द कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स बिलो व्हिच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड. द कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स बिलो व्हिच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड. अगर उस मात्रा, कोई मात्रा है कोई एलिमेंट्स का, और उस एलिमेंट्स की उस मात्रा से अगर कम हो जाएगा तो पेड़ का ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगा. तो उसको कहा जाता है क्रिटिकल कंसंट्रेशन. उस एलिमेंट के लिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन याद करिएगा. ये तो समझ गए क्रिटिकल कंसंट्रेशन. अब कैल्शियम की कुछ मात्रा होता है पेड़ में. अब जो भी मात्रा निर्धारण करेगा साइंटिस्ट, और उससे कम हो और उससे पेड़ का ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगा, तो उसको कहा जाता है क्रिटिकल कंसंट्रेशन. क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहा जाता है बच्चे लोग. इस बात को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग. अगला पॉइंट, द एलिमेंट इज सेड द एलिमेंट इज सेड टू बी डिफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन. और वैसा एलिमेंट को डिफिशिएंट कहा जाता है, मतलब डिफिशियंसी कहा जाता है, जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से भी कम हो. मतलब जो पेड़ को जितना एलिमेंट्स चाहिए उससे भी अगर कम हो वो एलिमेंट, तो उस एलिमेंट को कहते हैं डिफिशिएंट. मतलब उस एलिमेंट का डिफिशियंसी होगी, उस एलिमेंट्स का डिफिशियंसी होगी, डिफिशियंसी होगी. दैट मीन्स की कमी होगी. क्रिटिकल कंसंट्रेशन से भी कम हो गया कोई भी एलिमेंट तो उसको तो डिफिशिएंट एलिमेंट्स. अब जैसे कैसे, फॉर द एलिमेंट्स दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड. जैसे कैसे कोई भी एलिमेंट्स मोबिलाइज्ड रहता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है प्लांट में, विद इन द प्लांट. दैट शो द डिफिशियंसी सिम्टम्स इन ओल्डर टिश्यू. तो उस पेड़ में पहले, सबसे पहले कोई भी एलिमेंट्स है और एलिमेंट्स की मात्रा कम है और वो एलिमेंट्स डिफिशियंट है, मतलब वो एलिमेंट्स पेड़ के लिए कमी है, तो उसका लक्षण पहली बार किसको दिखा देगा? तो बूढ़ा पार्ट को. पेड़ के जो ओल्ड पार्ट हो गया, बहुत दिन से जो पेड़ का जो पार्ट है, जो डाली है, जो तना है, जो फल है, जो फ्रूट है, उसमें पहले लक्षण दिखाई देगा. नया में बाद में होता है, पहले ओल्ड पार्ट में. इसीलिए ये हम लोग में भी होता है. डिफिशियंसी कोई भी चीज का हम लोग का कमी होता है खाना का, तो बूढ़ा में बहुत जल्दी पता चल जाता है, बीमारी भी हो जाता है. न्यूअर में पता नहीं चलता था.
बच्चे से कुपोषित होते रहता लेकिन झेलते रहता। तो बच्चे लोग ये बात होता है। नाउ नेक्स्ट, नाइट्रोजन जैसे कि पोटासियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या होता है, नाइट्रोजन हो, पोटासियम हो, मैग्नीशियम हो, तो ये सब क्या होता है, मूव करते रहता है, मोबिलाइज होता रहता है। तो ये हो गई इतना बात। अब चलिए, डिफिशियंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट टाइम इन यंग टिश्यू व्हेनेवर द एलिमेंट्स आर रिलेटिवली इमोबिलाइज। अगर जो भी मॉलिक्यूल इमोबिलाइज है, मतलब घूमने फिरने वाला नहीं है मॉलिक्यूल्स, तो वो मॉलिक्यूल्स, सुनते रहेगा, वो मॉलिक्यूल्स का जो लक्षण दिखाई देगा, मतलब डिफिशियंस एलिमेंट्स का लक्षण दिखाई देगा, वो नया में जो घूमने फिरने वाला नहीं है, जो मॉलिक्यूल्स जैसे कैल्शियम और सल्फर, कैल्शियम और सल्फर मॉलिक्यूल्स पेड़ में नहीं घूमता है, इमोबिलाइज नहीं होता, मतलब माने मोबिलाइज नहीं, इमोबिलाइज है, तो उसकी कमी हो जाएगा, तो पहले वाला लक्षण दिखाई देगा यंगर पार्ट में, मतलब नया कली में, नया फूल में, नया फल में, नया पत्ता में, नया ब्रांच में दिखाई देगा, पुराना में नहीं। कैल्शियम और सल्फर, ये दो बात समझ गए। अब चलते, डिफिशियंसी सिम्टम्स इंक्लूड, जब कोई एलिमेंट्स की कमी हो जाएगा, सुनते रहिएगा बच्चे लोग, अब यहां बीमारी हम लोग समझेंगे, कोई भी एलिमेंट्स की कमी हो जाएगा पेड़ में, तो बीमारी क्या होगा, कौन कौन बीमार होगा, कोई पूछ देगा तो मुंह मत पाइएगा, हंसते खेलते जवाब दीजिएगा। पेड़ में कोई भी एलिमेंट्स की कमी हो जाएगा तो लक्षण होगा क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीव्स, बर्ड्स, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। अब जानिएगा, क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल का लॉस हो जाएगा। अगर मिनरल्स एलिमेंट्स की कमी हो जाएगा पेड़ में, मिनरल्स एलिमेंट्स की कमी हो जाएगा पेड़ में, मिनरल्स एलिमेंट्स की कमी हो जाएगा पेड़ में, सुनते रहना बच्चे लोग, तो क्या हो जाएगा, उस पेड़ में क्लोरोफिल बनना बंद हो जाएगा। और यू नो ऑलरेडी, हमको क्या मालूम, आप लोगों को खुद मालूम इसके बारे में, जब क्लोरोफिल कमी हो जाएगा पेड़ में, कोई पेड़ में क्लोरोफिल की कमी हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, पेड़ का ग्रोथ ऐसे रुक जाएगा, तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, लॉस हो जाएगा, तो उसको क्लोरोसिस। दूसरा लक्षण होता है नेक्रोसिस, और कमी हो जाएगा, कोई मिनरल्स की कमी हो जाएगा पेड़ में तो हो जाएगा नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में सेल मरने लगता है, टिश्यू मर जाएगा, सेल मर जाएगा, टिश्यू मर जाएगा, नेक्रोसिस में सेल मर जाएगा, टिश्यू मर जाएगा, ये होगा नेक्रोसिस। क्लोरोसिस में क्लोरोफिल लॉस हो जाएगा, सिंपल बात है, और नेक्रोसिस में सेल मर जाएगा, टिश्यू मर जाएगा, मतलब पेड़ सूखा जाएगा। और क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ धीरे धीरे होगा पेड़ का, बौनापन जैसे होगा, समझिए मिनरल्स की कमी हो गया, डिफिशियंसी लक्षण है। और क्या होगा कि पत्ता जवान नहीं हुआ, सूख गया, झड़ गया। और क्या होगा, कली से फूल खिली बन गया, झुड़ गया। और क्या होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन रुक जाएगा। और जब सेल डिवीजन रुक जाएगा बच्चे लोग, तो you are already understand overall dead, finished, समाप्त। तो ये कमी से उसका लक्षण हुआ, क्लोरोसिस, क्लोरोफिल का लॉस हो जाना, नेक्रोसिस, सेल सब मर जाना, टिश्यू सब मर जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ, बौनापन ग्रोथ, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ, मतलब लीफ का जो जवान होने से पहले फॉल झड़ जाएगा, बर्ड, कली फूल हुआ नहीं, झड़ गया, सूख गया, सेल डिवीजन रुक गया। तो इतना बात याद करना पड़ेगा। तो डिफिशियंसी होगा कोई भी मिनरल्स का, कोई भी पेड़ में कोई भी मिनरल्स का, तो यही सब लक्षण होगा, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ, बर्ड, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। आगे बढ़ते बच्चे लोग, अगला टॉपिक हम लोग समझना, अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, अगर मिनरल्स पेड़ को ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब ज्यादा हो जाएगा तो होगा टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जहर, अति
सब रिश्ते बरसते, एक्सेस एवरीथिंग बैड, हर किस एक्सेस बड़ा ज्यादा बुरा होता है। तो ज्यादा हो, लो है तो बीमारी हो जाएगा, कम होगा तो फिर बीमारी हो जाएगी। कम है तो बीमारी, ज्यादा है तो बीमारी, तो बैलेंस होना चाहिए। तो टॉक्सिसिटी होगा तो क्या होगा, मैजेक्शन में एनी मिनरल्स आयंस कंसंट्रेशन टिश्यू में, अगर भाई देवे कि ड्राई वेट में अगर नापेंगे तो 10% से अगर ज्यादा हो गया ड्राई वेट में मात्रा, उसका जितना होना चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ गया तो उसको कहते हैं टॉक्सिसिटी, जहर टॉक्सिसिटी हो गया उसका, और टॉक्सिसिटी से पेड़ सब सूखने लगता, पत्ता सब पीला हो जाता, झड़ जाता। अब बच लो, नेक्स्ट टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट, बताए थे 78% नाइट्रोजन वातावरण में, लेकिन कोई भी सजीव डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकता, केवल एक बैक्टीरिया को छोड़ करके। बैक्टीरिया को सुनते रहना बच्चे, बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते इससे, प्लीज इसको बढ़िया जाकर इस टॉपिक को समझिएगा। अभी मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन का साइकिल चलते रहता, जिसमें पहला टॉपिक समझना आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अमोनिया बदल जाएगा। जब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अमोनिया में बदल जाता तो उसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। जल्दी समझिएगा, जब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अमोनिया में बदल जाता तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अमोनिया बदल जाता, द कन्वर्सेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सेशन। द कन्वर्सेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, मोलिकुलर नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, दैट इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये बात समझिए। अब ये तो समझिए सिंपल बात है। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन क्या कहते हैं, अब इसको कैसे बायोलॉजिकल मतलब जीव कैसे फिक्स करेगा, मतलब नाइट्रोजन को अमोनिया में कैसे बदलेगा, सुनिएगा। द कन्वर्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, मतलब वातावरण में जो भी नाइट्रोजन है इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल देगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बदल देगा लिविंग के द्वारा, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया के मदद से नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल देगा, तो उसको कहा जाता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब प्रोटीन बना देगा, प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना देगा, तो उसको कहा जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर नाइट्रोजन से अमोनिया बदल गया तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन से अमोनिया बदल गया तो नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब कुछ सजीव के द्वारा नाइट्रोजन बदल गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कोई भी सजीव के द्वारा, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दो टॉपिक को आप समझिएगा, इसको समझाना, इसको समझाना, कंटोपन। आगे बढ़ते हैं। अब है अमोनोफिकेशन, अमोनिफिकेशन, कंपोजिट आयंस ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, dead plants or animals into the ammonia is called ammonification। अब सुनिएगा, डिकम्पोजिट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, अब कुछ सजीव मर जाएगा, हम मर जाएंगे, आप मर जाएंगे, अपने मरेंगे, हम मर जाएंगे, कुत्ता बिल्ली बंदर मर जाएगा, पेड़ पौधा मर जाएगा, उसमें जितने भी नाइट्रोजन रहेगा, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, मरा हुआ प्लांट्स एनिमल्स, उसमें जितने भी नाइट्रोजन अवशेष बचा होगा, जो भी नाइट्रोजन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में, प्रोटीन में, डीएनए में, आरएनए में, विटामिन में, हार्मोन्स में, कोई भी सजीव जब मर जाता है, प्लांट हो एनिमल हो, उसमें जो भी नाइट्रोजन का अवयव ऑर्गेनिक रूप में बचा रहेगा तो उसको फिर से बदल देगा अमोनिया में, उसको फिर से बदल देगा अमोनिया में। उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अमोनोफिकेशन। और ये काम करने का काम करता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है नाइट्रोमोनस बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग तीन चार बात हम लोग बच्चे लोग समझे, तीन चार बात क्या समझे नाइट्रोजन साइकिल में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं, तो नाइट्रोजन बदल जाएगा अमोनिया में, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं, कोई भी सजीव के द्वारा नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में बदल देगा, नाइट्रोजन वातावरण के नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में बदल देगा कोई भी सजीव के द्वारा, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अमोनोफिकेशन किसे कहते हैं, कोई भी सजीव जब मर जाएगा उसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा नाइट्रोजन के रूप में, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है, प्रोटीन है, विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए है, हार्मोन है, तो सब अमोनिया बदल जाएगा।
उसको अमोनोफिकेशन। इसका करने का काम करता है नाइट्रोमोनस बैक्टीरिया। याद करिएगा, नाइट्रोमोनस बैक्टीरिया। एमोनोफिकेशन, अमोनिया बदल देगा। नाइट्रोमोनस बैक्टीरिया, नाइट्रोमोनस बैक्टीरिया, नाइट्रोमोनस बैक्टीरिया। अब है नाइट्रिफिकेशन। अब है नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रेट में बदल देगा। अब अमोनिया बदल देगा नाइट्रेट में, बैक्टीरिया के द्वारा। नाम है नाइट्रोसोमोनस। पहला बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोमोनस बैक्टीरिया। इसमें नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया अमोनिया को बदल देगा नाइट्रेट में। अमोनिया को बदल देगा बच्चे लोग नाइट्रेट में। अमोनिया को बच्चे लोग बदल देगा नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस। उसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन। अब चलो उस नाइट्रेट को भी बदल देगा नाइट्रेट में। नाइट्रेट को बदल देगा नाइट्रेट में, तो फिर बैक्टीरिया आएगा नाइट्रोबैक्टर। तो अब तक आप लोग 4 बैक्टीरिया का नाम सुनिए। नाइट्रोमोनस, जो हम लोग मर जाएंगे या आप लोग नहीं, हम मर जाएंगे या पेड़ पौधा मर जाएगा, तो उसमें जो भी नाइट्रोजन बचा रहेगा, जो भी कंपाउंड में, उसको फिर से बदलेगा अमोनिया में। तो उसको तो अमोनोफिकेशन। तो उसमें रोल निभाएगा बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोमोनस बैक्टीरिया। अब नाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं? तो अमोनिया बदलेगा नाइट्रेट में, नाइट्राइट, NITRAT, नाइट्राइट में। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है? किससे बदलेगा? तो नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस। ये तो समझ